साइकोलॉजी की हमारी फर्स्ट क्लास है। हमारा साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। आप लोगों ने 11th में साइकोलॉजी पढ़ी थी, उसमें साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स पढ़े होंगे। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, मतलब हर एक इंडिविजुअल की साइकोलॉजी अलग होती है, तो हर एक इंडिविजुअल के काम करने का तरीका, वो जिस तरह से बिहेव कर रहा है वो अलग होता है। उसमें वेरिएशन को ही हम पढ़ेंगे, मतलब किस तरह से एक चीज़ से दूसरी चीज़ होने पे किस तरह से हम इन्फ्लुएंस होते हैं और उस इन्फ्लुएंस से हमारा जो एट्रीब्यूट है वो चेंज होता है। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में हम बोल सकते हैं बिहेवियर, जो एक इंडिविजुअल का साइकोलॉजिकल बिहेवियर है वो किस तरह से चेंज होता है, उसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं। हर एक इंडिविजुअल में वेरिएशंस होती हैं, हर एक इंडिविजुअल अलग होता है, अलग तरीके से चीज़ों को सॉल्व करता है, अलग तरीके से चीज़ों को सोचता है। आप अगर 4 फ्रेंड्स भी हैं तो वो चारों फ्रेंड्स एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक प्रॉब्लम को, नॉर्मली जो बुक में क्वेश्चन है वो उसकी बात नहीं कर रहे, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 4 माइंड के 4 अलग अलग सॉल्यूशंस होंगे, चार अलग तरीके से हम किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो है हर एक इंडिविजुअल किस तरह से डिफरेंस है, हर एक इंडिविजुअल में किस तरह से वेरिएशंस होती हैं, वो है इंडिविजुअल वेरिएशंस। इसमें एक टर्म आता है सिचुएशनिज्म। सिचुएशनिज्म में क्या होता है कि एक टीचर की हम बात कर रहे हैं, एक टीचर को अगर हम ले रहे हैं तो वो टीचर जब स्कूल में या क्लास में पढ़ा रहा है तो वहाँ पे वो जो चीज़ें बता रहा है वहाँ पे उसका जो बिहेवियर है वो बिहेवियर अलग हो रहा है। वही एक टीचर जब अपनी फैमिली में जा रहा है वो टीचर का बिहेवियर अलग होगा। वही टीचर, आप स्कूल में जिस टीचर से बहुत ज़्यादा डरते हो, अब हमें लगता है ना कि यार उसके बच्चे कैसे रहते होंगे इसके साथ, सबके माइंड में ये आता है, लेकिन वो टीचर अपने घर में अलग तरीके से बिहेव करता है। उसी टीचर के पास आप कभी भी क्लास के बाद जाओ या पिकनिक पे उससे मिले, पिकनिक पे वो हमेशा खड़ूस तो नहीं रहेगा, कभी कभी उसका मतलब जैसे जैसे सिचुएशंस होती हैं वैसे वैसे हम भी चेंज होते हैं। हम जब पढ़ रहे होते हैं सीरियस तरीके से, जब हमें पढ़ना होता है हम बहुत टाइम सीरियस होते हैं, पढ़ते टाइम भी बहुत टाइम ऐसे होते हैं कि आज बहुत लाइट मोड में है, आज उतना नहीं पढ़ना, थोड़ा बहुत पढ़ना है। तो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करते हो, खुद के बिहेवियर को चेंज करते हो। तो बिहेवियर जब सिचुएशनल फैक्टर से, जिस सिचुएशन में है वो सिचुएशन हमारे बिहेवियर को चेंज करता है, उसी को बोला जाता है सिचुएशनिज्म। मतलब एक इंडिविजुअल का बिहेवियर हर सेकंड में चेंज हो सकता है। आप कहीं रूम में हो, कभी लिफ्ट में हो, आप अकेले हो, आप किसी और तरीके से बिहेव कर सकते हो। लिफ्ट में 4 लोग हैं, हो सकता है जैसे अकेले बिहेव करते वैसे नहीं बिहेव कर सकते। क्लास में आज आपके फ्रेंड आई है, बेस्ट फ्रेंड, आप अलग तरीके से बिहेव करोगे। आपकी एक बेस्टेस्ट फ्रेंड है, वो आज क्लास में प्रेजेंट नहीं है, पूरे दिन आप वैसे बिहेव नहीं करोगे जैसे फ्रेंड के साथ बिहेव करते। तो ये क्या है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिहेवियर का चेंज इन बिहेवियर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इज सिचुएशनिज्म। कुछ साइकोलॉजिस्ट इसको बोलते हैं कि हर एक इंडिविजुअल एक अलग एक दिन में ही अलग अलग लोगों से मिलता है, वो अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। उसके बाद है हमारा टॉपिक असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। असेसमेंट मतलब क्या होता है, हाँ, मतलब हम उसको रिजल्ट चेक कर रहे हैं। जैसे हमारे स्कूल में हमारा जो पेपर होता है, एग्जाम के बाद हमें जो रिपोर्ट कार्ड मिलती है उसको हम असेसमेंट बोलते हैं ना। हमारा असेसमेंट कार्ड, आज हमारा असेसमेंट डे है, हमने पूरे साल जो किया उसका रिजल्ट। तो इसी तरह बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने कुछ असेसमेंट करने के तरीके बता दिए। एक है हमारा फॉर्मल असेसमेंट, एक है इनफॉर्मल। जैसे नॉर्मली फॉर्मल इनफॉर्मल होता है, आपके स्कूल में जो एग्ज़ाम होता है लास्ट में, साल के लास्ट में जो हमारा फाइनल एग्जाम होता है वो एक फॉर्मल तरीके का एग्जाम है। वो पूरा स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, प्रॉपर उसकी डेट शीट मिलती है, हमें इस टाइम पे आना है, इस टाइम से इस टाइम तक एग्जाम होगा, इस रूम में बैठ के एग्जाम देना है। स्टैंडर्ड सेट है, ऑर्गेनाइज तरीके से है। अब वही इनफॉर्मल पे आ जाते हैं। आपके क्लास में आपको पूरे दिन 8 टीचर्स पढ़ाते हैं, 5 लेते हैं, 4 लेते हैं, आपको इतने टीचर्स पढ़ा रहे हैं। अब क्या हर एक टीचर जो आपका क्लास टेस्ट ले रहे हैं,
हम स्कूल के जो सेमेस्टर्स हैं उसकी बात नहीं कर रहे, नॉर्मली आज आपके टॉपिक पढ़ाया उस टीचर ने, अब उन्होंने बोला कि चलो कल ओरल टेस्ट होगा, तो क्या बाकी के जो 4 टीचर्स हैं वो भी वो ओरल टेस्ट ले रहे हैं एक टॉपिक पढ़ा के? नहीं ले रहे हैं। मतलब जो इनफॉर्मल हो गया वो क्या है, टीचर टू टीचर वेराई करता है, लेकिन जो हमारा फाइनल एग्जाम हो गया, बोर्ड का एग्जाम हो गया, वो हमारा फाइनल वेराई नहीं करता, वो सब टीचर उसी तरीके से लेगा। लेकिन जो हमारा इनफॉर्मल हुआ क्लास के बीच में वो अलग होगा। इसी तरीके से इसको साइकोलॉजी से कनेक्ट करते हैं। तो फॉर्मल मतलब प्रॉपर असेसमेंट, जब हम एक हमारे पास कोई पर्सन आया, एक इंडिविजुअल का, हमने प्रॉपर उससे लिखवाया कि भाई आपकी क्या प्रॉब्लम है, उससे पूछा, फेस टू फेस उससे क्वेश्चन आंसर्स किए, वो हो गया फॉर्मल। जिसमें प्रॉपर जो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक प्रॉपर असेसमेंट शीट तैयार कर दी कि आपको किसी को फॉर्मल तरीके से असेस करना है। कोई भी इंडिविजुअल आपके पास आया, एज अ साइकोलॉजिस्ट आप हो कहीं पे, एक इंडिविजुअल आया, उसको आपको इस तरीके से असेस करना है, फिर उसकी असेसमेंट रिजल्ट आप दे दोगे। लेकिन इनफॉर्मल अलग अलग साइकोलॉजिस्ट अपने अपने तरीके से जो भी टेस्ट करेंगे उस इंडिविजुअल से बात करके कोई अलग तरीके से, वो हो गया हमारा इनफॉर्मल, जो कहीं लिखा नहीं है, जो किसी साइकोलॉजिस्ट ने सजेस्ट नहीं किया, जो आपके अपने, आप एज अ साइकोलॉजिस्ट खुद नया कोई क्वेश्चन लेके आ रहे हो, नई चीज़ें लेके आ रहे हो, वो हो गया आपका इनफॉर्मल। इसके बाद है हमारा डोमेन ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट। मतलब जब भी हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट की बात करें तो कुछ जो फॉर्मल असेसमेंट सेट है उसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहला इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब ग्लोबल कैपेसिटी, किसी चीज़ को समझने की, उस चीज़ को सोचने की, और उस रिसोर्स को जो आपने समझा उसको कैसे आप यूज़ कर रहे हो। इसको अगर हम समझे इंटेलिजेंस, जैसे हमने टर्म इंटेलिजेंट बोला, क्लास में एक स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो इंटेलिजेंट किस टर्म्स में है, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना वो उसको सही लिख रहा है, उसके एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं, 99 आ रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट। अब ज़रूरी नहीं है जो इंटेलिजेंट हो, जो स्कूल में हमेशा फर्स्ट आ रहा हो, वो अपने लाइफ में हमेशा फर्स्ट आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इंटेलिजेंस की जब हम बात करें ना, इंटेलिजेंस मतलब आपको कुछ चीज़ समझाई गई, आपको स्कूल में पढ़ाया, आपने उसे समझा, ठीक है, आपने उसको समझ लिया, अंडरस्टैंड किया। फिर थिंक का मतलब क्या है, आपने उसको समझा, उसके बाद फिर उसके बारे में सोचा कि टीचर ने ये चीज़ बोली, अब इसको टीचर ने एक लाइन में आंसर बताया, मैं उसको 2 लाइन 3 लाइन में कैसे यूज़ कर सकता हूँ, और फिर उसको अपने आंसर, जब आप एग्जाम में गए फिर आपने उस चीज़ को लिखा, एक लाइन में समझाई गई चीज़ को आपने सोचा, 3 लाइन में कन्वर्ट किया, फिर एग्जाम के टाइम पे आपको वो याद आया, उसको याद रखना और फिर उसको यूज़ करना, वो जो पर्सन कर लेता है वो है इंटेलिजेंस, वो है इंटेलिजेंट। तो ये इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है, थ्योरेटिकल टेस्ट, आपसे पूछे जाती हैं चीज़ें, आप उसको पहले समझाई जाती हैं, फिर उसको थिंक करके उसको यूज़ करना। यहाँ पे रिसोर्स क्या है, यहाँ पे जो रिसोर्स है वो है नॉलेज, क्योंकि आपको एक चीज़ बताई गई, समझाई गई, आपने उसको यूज़ किया, उस नॉलेज को यूज़ करके आपने उस पर काम किया, तो वो हो गया हमारा इंटेलिजेंस। फिर है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड की बात करें तो एप्टीट्यूड का मतलब है किसी भी स्किल को डेवलप करने का तरीका। आपके जब भी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप बात करो ना, तो हमेशा एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। आपके CUET में भी एप्टीट्यूड टेस्ट है। मतलब आप एप्टीट्यूड से समझो, एक पर्सन को मैंने, उसको एक साइकोलॉजिस्ट ने एक पर्सन को जज किया, उसने असेस करके बताया ये एक इंट्रोवर्ट पर्सन है, ये एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन है। अब वो पर्सन इंटरव्यू के लिए गया। अब जब इंटरव्यू की बात करें ना, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती है वहाँ इंटरव्यू के लिए साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, तो उन्होंने क्या देखा कि ये एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन है, मुझे एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन ही चाहिए अपने सेल्स डिपार्टमेंट के लिए, तो मैं इसकी जो स्किल है वो किस तरीके से और ज़्यादा यूज़ कर सकता हूँ, वो पर्सन ये देखेगा। अब एक इंट्रोवर्ट पर्सन भी गया और सेल्स डिपार्टमेंट में तो एक्सट्रोवर्ट पर्सन चाहिए, तो उन्होंने ये देखा कि इस इंट्रोवर्ट पर्सन को एक्सट्रोवर्ट बनाने के लिए मुझे ये स्किल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो क्या ये स्किल ये बंदा एक्वायर कर सकता है, वो होगा एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब एक पर्सन नई स्किल को एक्वायर करने में सक्षम है कि नहीं है, क्या ये नई स्किल को एक्वायर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा,
ठीक। फिर है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब उस पर्सन को किस चीज़ में दिलचस्पी है, क्या उसका प्रेफरेंस है। एक पर्सन जो आया है इंटरव्यू देने के लिए सेल्स डिपार्टमेंट में, क्या उसको सच में सेल्स में इंटरेस्ट है या उसे जॉब चाहिए थी तो वो जॉब के लिए आ गया। देन पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक। पर्सनैलिटी से हम ये नहीं देखेंगे कि वो पर्सन कैसा दिख रहा है, वो पर्सन कोट में आया है, टाई में आया है तो वो उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, ये नहीं। कैरेक्टरिस्टिक, वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, वो आता है पर्सनैलिटी में। उस पर्सन को वो बिहेव करना आता है कि नहीं आता। एक पर्सन कॉर्पोरेट में जॉब करने जा रहा है तो उसके वहाँ की पर्सनैलिटी उसमें है, वो पर्सनैलिटी क्या वो उस माहौल में ढल जाएगा। अब देखो किसी की भी पर्सनैलिटी ना पहले से बनी नहीं होती, हमें पर्सनैलिटी उस एनवायरनमेंट में क्रिएट करनी पड़ती है। उसके बाद है वैल्यूज़। वैल्यूज़ मतलब जो बिलीव्स हमें हमारे पेरेंट्स ने जो चीज़ें सिखाई हैं, जो हम जिस कल्चर में रहते हैं उस कल्चर से हमने जो चीज़ें सीखी हैं वो होता है हमारा वैल्यू बिलीफ। तो ये होते हैं हमारे जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट, जो हमारे फॉर्मल साइकोलॉजिकल असेसमेंट है उसके ये डोमेन्स हैं। इस बेसिस पे उसका टेस्ट लिया जाता है, फिर उस चीज़ में रिजल्ट आता है तो हम असेसमेंट इस बेसिस पे करते हैं। देन जो मेथड साइकोलॉजिकल असेसमेंट में यूज़ होते हैं, सबसे पहला साइकोलॉजिकल टेस्ट जो हमने अभी पढ़ा वो सारा साइकोलॉजिकल के लिए था। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, मतलब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन से क्या होता है, उससे एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को हमें पता चलता है, एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट किस में है, वो उस किस कल्चर से आया है। जब हम वैल्यू की बात करते हैं उससे हमें उसके कल्चर के बारे में पता चलता है कि उसकी थिंकिंग क्या है, वो किस तरह से सोचता है, क्या वो नए स्किल को एक्वायर कर सकता है, उसके जो एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं, एग्जिस्टिंग नॉलेज है। अब हमने सब कुछ पढ़ लिया, आपने साइकोलॉजी पढ़ ली, अब कल आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो कहीं और आपने जो ये पढ़ा वो आपको रिटेन ही नहीं है, आपकी मेमोरी में वो है ही नहीं, तो मतलब आप इंटेलिजेंट नहीं है ना। इंटेलिजेंट का मतलब जो हमने समझा उसको समझना और ज़्यादा उसको और सोचना, देन उसको यूज़ करना। अभी आपने कोई कॉन्सेप्ट समझा, उसको आप सोच रहे हो, लेकिन एग्जाम टाइम पे अगर वो आप उसको मेमोराइज कर ही नहीं पा रहे तो आप इंटेलिजेंट नहीं हुए। आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, उसको यूज़ करना। अब जब तक उसको मेमोराइज एग्जाम डे में नहीं करोगे आप उसको यूज़ ही नहीं कर सकते। जब आपने यूज़ ही नहीं किया तो जो इंटेलिजेंस की डेफिनेशन बोलती है यूज़ रिसोर्सेज, हम उसको रिसोर्स को यूज़ नहीं कर पाए। तो जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, उसमें मेजर करते हैं हम इंडिविजुअल के बिहेवियर पैटर्न को, कि अगर हमने एक तरीके का हमने उसको केस स्टडी दिया, अगर उसको हम घुमा दें तो वो किस तरह से बिहेव करता है, क्या वो उसके अकॉर्डिंग सोच सकता है कि नहीं सोच सकता। देन है हमारा इंटरव्यू। इंटरव्यू सिंपल होता है, 1-to-1 कम्युनिकेशन होती है, एक दो पर्सन होते हैं, दोनों आपस में एक क्वेश्चन रेज करता है, दूसरा उस चीज़ का आंसर देता है। तो इंटरव्यू भी एक बेसिस है जिससे हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट कर सकते हैं। इसमें एक पर्सन बहुत सारी बातें कर सकता है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकता है। अब इसमें ऑलरेडी सेट क्वेश्चंस हैं, सेट पैटर्न है कि आपको इस बेसिस पे टेस्ट लेना पड़ेगा। साइकोलॉजिस्ट ने इसमें ऑलरेडी पैटर्न सेट कर रखे हैं, लेकिन इंटरव्यू में आप गए इंटरव्यू लेने, आपने अलग क्वेश्चंस पूछे, मैं गई इंटरव्यू लेने, मैंने अलग क्वेश्चंस पूछे। तो इंटरव्यू वेराई करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इंटरव्यू में हम कुछ भी जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो एक पर्सन कोई भी क्वेश्चन लेके आ सकता है। अब अगर इंटरव्यू हो रहा है तो मैं याद करके क्वेश्चंस नहीं बैठी हूँ, ना ही मेरे पास कोई पेज है कि मैं पेज में से देख के फिर क्वेश्चंस करूँगी, ना ही सामने वाले पर्सन को पता है कि उससे क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो वो है जहाँ 1-to-1 कम्युनिकेशन हो रही है और बाय हार्ट बातें होती है इंटरव्यू में। देन केस स्टडी। केस स्टडी का मतलब है किसी भी एक पर्सन के बारे में इन डेप्थ चीज़ें जानना, मतलब उसका बैकग्राउंड क्या था। जब हम साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं वो हमसे इन डिटेल पूछते हैं कि आप इस तरह से जो बिहेव कर रहे हो इसके वो क्या जानना चाहते हैं कि पीछे कुछ तो स्टोरी लाइन होगी जिस वजह से ये पर्सन इतना डिस्टर्ब है या इस पर्सन को ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ है। तो वो सारी चीज़ें, फैमिली बैकग्राउंड जानना चाहते हैं, बचपन में कोई ट्रॉमा हुआ था वो जानना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ें जानना
इन डेप्थ में चीज़ें जानना वो कहलाता है हमारा केस स्टडी। केस स्टडी में उस पर्सन की सब चीज़ें हमें जाननी होती हैं। देन उसके बाद है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब है एक पर्सन पे निगरानी रखना। ऑब्जर्वेशन रियल टाइम में होता है, मतलब ऑब्जर्वेशन ऐसा नहीं कि 2 महीने पहले उसने क्या किया था, हमने कोई सीसीटीवी निकाला और फिर हम उसको देख रहे हैं। ऑब्जर्वेशन हमेशा, जब ऑब्जर्वेशन किसी भी इंडिविजुअल का करना होता है तो वो रियल टाइम में करना होता है। रियल, जैसे हमारे स्कूल में टीचर्स हमें बता देते थे, टीचर्स को पता रहता था कि ये बच्चा बहुत शैतानी करता है, हर क्लास में ये ऐसा ही करता है। हर क्लास में वो टीचर मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी वो आते जाते किसी भी तरीके से। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये भी नहीं है आप 24 घंटे उसको देखो, बट आप उसको अलग अलग सिचुएशंस में ऑब्जर्व करो। एक पर्सन जिसका आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, जिसका आप असेसमेंट कर रहे हो, उसको क्या करो, आप अलग अलग सिचुएशंस दो। फिर उस सिचुएशन में वो किस तरह से रिएक्ट करता है वो कहलाता है ऑब्जर्वेशन। मतलब अलग अलग सिचुएशन में उसका रिएक्शन, हर एक सिचुएशन में उसका रिएक्शन कैसा है और वो नॉर्मल इंडिविजुअल से क्या डिफरेंट है। और अगर नॉर्मल इंडिविजुअल जैसा ही है तब तो वो असेसमेंट में क्लियर हो जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नॉर्मल इंडिविजुअल से डिफरेंट है तो वो किस लेवल तक डिफरेंट है, वो होगा ऑब्जर्वेशन में। देन सेल्फ रिपोर्ट। सेल्फ रिपोर्ट का मतलब है जो इंडिविजुअल है उसको खुद ही बताने दो कि उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसकी क्या कहानी है, वो सब कुछ। लेकिन सेल्फ रिपोर्ट पे ना साइकोलॉजिस्ट रिलाई नहीं करते। रीज़न क्या है, सेल्फ रिपोर्ट में मुझे खुद अपने बारे में बताना है, मैंने क्या किया क्या नहीं किया, तो मैं तो अपने आप को अच्छा ही बनाऊंगी। बहुत सारे टाइम होता है ना कि हम किसी से कोई सलाह लेने जाते हैं तो हम खुद का नाम नहीं लेते कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरा एक फ्रेंड था, ये मेरी एक फ्रेंड थी, यार वो फ्रेंड इस प्रॉब्लम में आ गई, मेरे एक फ्रेंड का बॉयफ्रेंड था उसने छोड़ दिया, वो ट्रॉमा में है, लेकिन ट्रॉमा में मैं हूँ। तो वो चीज़ें जब हम ये रिपोर्ट फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो एक पर्सन ज़रूरी नहीं है अपने बारे में सब चीज़ें सही बताए, इसलिए ये एक तरीका है, असेसमेंट का मेथड है, बट इस पे एज सच कोई रिलाई नहीं करता है। साइकोलॉजिस्ट इसको सही नहीं मानते क्योंकि एक पर्सन हमेशा अपने बारे में अच्छा ही बताएगा। वो अगर उसने कुछ गलती भी की होगी तो वो डायरेक्ट नहीं बताएगा फर्स्ट मीटिंग में। तो ये हमारा है जो वेरिएशंस हैं साइकोलॉजिस्ट के, ये सारे वेरिएशंस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले सिचुएशनिज्म। इसका मतलब क्या है, अगर जो सिचुएशंस हैं, हर सिचुएशन में हम अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं, तो बिहेवियर को सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चेंज करना ही सिचुएशनिज्म कहलाता है। देन हमारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल जो प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से होता है, जिसको चेंज नहीं कर सकते, उसका एक सेट पैटर्न है, तो हमें सेट पैटर्न के अकॉर्डिंग ही चीज़ें करनी होती है। इनफॉर्मल सबके अपने अपने तरीके हैं असेसमेंट करने के। वो इनफॉर्मल मतलब फॉर्मल तो हर जगह है ही, आपको फॉर्मल तरीके से असेसमेंट तो करनी होगी। अब आप इनफॉर्मल कैसे कर रहे हो वो आपके ऊपर है। देन डोमेन, ये 5 डोमेन है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंटेलिजेंस क्या चीज़ें बताता है, कि एक पर्सन समझ रहा है, उसको सोच रहा है, उसको यूज़ भी कर रहा है। आपको क्वेश्चन में आ गया कि एक पर्सन एक चीज़ समझी, उसने उसके बारे में सोचा और उसने अच्छे तरीके से सोचा, उसको कहीं लिख दिया, बट जब टाइम आया तब उसने उस चीज़ को यूज़ ही नहीं कर पाया, वो मेमोराइज नहीं कर पाया, तो क्या वो इंटेलिजेंस में आएगा कि नहीं आएगा, ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देन एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मतलब जो न्यू स्किल है वो एक्वायर कर सकते हो, आप में पोटेंशियल है कि नहीं है। देन इंटरेस्ट, एक इंडिविजुअल का प्रेफरेंस। पर्सनैलिटी, एक इंडिविजुअल का कैरेक्टरिस्टिक। देन वैल्यू, बिलीफ, एक पर्सन का कल्चर। उसके बाद मेथड्स, साइकोलॉजिकल टेस्ट, इंटरव्यू, केस स्टडी, ऑब्जर्वेशन और सेल्फ रिपोर्ट। इस तरीके से हम एक पर्सन, एक इंडिविजुअल का साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया जा सकता है। अब है इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस का मतलब है कि हर एक इंडिविजुअल दूसरे से किस तरह ज़्यादा और अच्छा सोचता है। जो सबसे अच्छा सोच रहा है वो इंटेलिजेंट है, जो बहुत चीज़ें मेमोराइज कर रहा है वो इंटेलिजेंट है, जिसके अंदर एबिलिटी है उस चीज़ को यूज़ करने की। मतलब देखो, इंटेलिजेंस क्लास में अगर 20 बच्चे हैं, एक टीचर 20 बच्चे को सेम चीज़ें पढ़ा रही हैं, लेकिन वो 20 बच्चे टॉपर नहीं होते,
चीजें सेम है, अंडरस्टैंडिंग सबकी सेम है, मैं जो बता रही हूँ सबको सेम ही बता रही हूँ, तो बच्चे समझ रहे हैं, लेकिन उसको थिंक करके उसको यूज करना, जिसके अंदर ये चीजें हैं वो हो जाता है इंटेलिजेंट। ठीक है, एक इंडिविजुअल दूसरे से किस तरह से डिफरेंट है ये इंटेलिजेंट बताता है। अब इसमें ये हमारे कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपनी थियरीज बताई है इंटेलिजेंस पे। सबसे पहले एल्फ्रेड बिनेट ये बोलते हैं कि इंटेलिजेंस क्या है, जब एक पर्सन के अंदर एबिलिटी है किसी चीज़ को समझने की, एक चीज़ को जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल, उस चीज़ को वो अच्छे से समझ के जज कर रहा है, और उसका मतलब ऐसा नहीं है कि जो बता दिया उसको आंखें बंद करके समझना, उसके पीछे जो रीज़न है उसको भी समझना, ये बताते हैं एल्फ्रेड बिनेट। जो ये चीज़ें कर लेता है वो इंटेलिजेंट है। वेशनर ने बोला कि ऐसा नहीं है, साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं ना, पहले एक थ्योरी आई, फिर दूसरा बंदा उस थ्योरी को पढ़ता है, उसको बोलता है नहीं नहीं वो गलत था, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, फिर तीसरा बंदा आता है वो बोलता है वो दोनों ही गलत है, मैंने जो बोला वो सही है। तो वेशनर ने क्या बोला, ऐसा नहीं है, आपको रैशनल थिंकिंग करनी चाहिए। रैशनल थिंकिंग का मतलब क्या है कि आंखें बंद करके मत सुनो, खुद का दिमाग लगाओ, जो बोल दिया ना, अब उसने बोल दिया ये चीज़ तो हम भी यही मानेंगे कि हाँ उसने बोला तो सही बोला। ऐसा नहीं है कि उसने बोला है तो सही ही बोला है, हो सकता है उसने बोला है, हम बेशक उसने सही बोला है, लेकिन उसमें हम खुद की थिंकिंग लगाएंगे। रैशनल थिंकिंग मतलब आंख बंद करके विश्वास ना करना, खुद का सोचना, खुद सोचो फिर उस तरीके से पर्पसफुली उस चीज़ को समझ के फिर एक्ट करो, ये बोला है वेशलर ने। उसके बाद गार्डनर और स्टेनबर्ग ने बोला है सिर्फ इन्वायरमेंट में जाके उस चीज़ को समझ लेना ही इंटेलिजेंस नहीं है, आपको उसके अकॉर्डिंग, आपको अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करके, अपनी जो आपकी एबिलिटीज़ हैं उसको यूज़ करके उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसको अच्छे से शेप देना पड़ेगा, वो होता है इंटेलिजेंस। उसके बाद हमारी थ्योरीज पढ़ेंगे। थ्योरीज से पहले दो अप्रोचेज हैं, पहला है साइकोमेटिक, दूसरा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। साइकोमेटिक क्या बोलता है कि एक सिंगल इंडेक्स ही है, मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं है हम अपनी एबिलिटी को जिससे मेजर करते हैं, एक सिंगल इंडेक्स है हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी को मेजर करने के लिए। और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बोलता है कि आप अपनी इंटेलेक्चुअल रीजनिंग इन सब के बेसिस पे प्रॉब्लम को सॉल्व करो, जो इन बेसिस पे प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो अच्छा, उसका अप्रोच अच्छा है। तो ये जो अप्रोचेस हैं, ये दोनों अप्रोचेस इन थ्योरीज में, इन जो हम थ्योरीज पढ़ेंगे उसमें या तो सिमेंटिक अप्रोच है या फिर रीजनिंग। अब है सबसे पहले एल्फ्रेड बिनेट, ये क्या बोलते हैं, इनकी जो थ्योरी है वो है वन फैक्टर थ्योरी, जिसका मतलब क्या है कि एक पर्सन या तो इंटेलिजेंट हो सकता है या तो वो कुछ नहीं होगा। वो ये नहीं मानते कि हम बोल रहे हैं कि ये पर्सन 10 में से 4 नंबर दे रहे हैं इंटेलिजेंस में, इसको दे रहे हैं 10 में से 10, ऐसा नहीं है। एक इंडिविजुअल है, या तो वो इंटेलिजेंट है या तो वो नहीं है। वो ये नहीं बोलते कि ये कम इंटेलिजेंट है, ये एवरेज बच्चा है, ये बहुत इंटेलिजेंट है। उन्होंने इस चीज़ के लिए मना कर दिया, वो बोलते हैं या तो इंटेलिजेंट या तो कुछ नहीं, सिंपल। फिर है स्पीयरमैन, इनकी 2 फैक्टर थ्योरी है। स्पीयरमैन ने बोला कि 2 चीज़ें होती हैं, एक जी फैक्टर, एक एस फैक्टर। जी फैक्टर मतलब जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर, मतलब एक पर्सन के जो सब जितने लोग हैं, जितने इंडिविजुअल्स हैं, सब में जनरल फैक्टर तो होता ही है, एक एबिलिटी, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जनरल सब में होता है, सब समझ लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों में स्पेसिफिक फैक्टर भी होता है, मतलब अगर 10 लोगों को समझाई जा रही है चीज़ें, 10 लोग समझ जाएंगे, लेकिन उसमें से कुछ ही लोग होंगे जिनमें वो स्पेसिफिक फैक्टर होगा, उसके बारे में थिंक करके उसको अपने टाइम पे यूज़ करने का, उन चीज़ों को यूज़फुल जब यूज़ होगा तब उसको उनको मेमोराइज रहा, वो चीज़ें हैं एस फैक्टर। मतलब वो ये बोल रहे हैं स्पीयरमैन कि जनरल फैक्टर तो सब में है, स्पेसिफिक सब में नहीं है, और जिनमें वो स्पेसिफिक फैक्टर है वो है इंटेलिजेंट। इसके बाद है लुइस थर्स्टन, इन्होंने बोला कि कुछ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी है ये तो होनी चाहिए। अब ये सारी जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी है हर पर्सन में ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें से कुछ किसी एक पर्सन में होनी चाहिए, मतलब जितने इंडिविजुअल्स हैं उनमें इनमें से कोई एक तो होगा ही।
सबसे पहले है वर्बल कॉम्प्रीहेंशन। वर्बल कॉम्प्रीहेंशन जो हमारी नॉर्मल हम जो बात कर रहे हैं, बात करने का तरीका, जो हमारे वर्ड को समझने का, वर्ड को पकड़ने की चीज़ें होती हैं, वो एबिलिटी, वो हो गया वर्बल कॉम्प्रीहेंशन। मतलब अगर हिंदी में ही बोला जा रहा है तो उस शब्द को समझ लेना, वो हो गया हमारा वर्बल कॉम्प्रीहेंशन। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब देखो न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब क्या हुआ, एक क्वेश्चन अगर किसी को दिया जाए सम सॉल्व करने को, हर एक पर्सन कर देगा, लेकिन कुछ इंडिविजुअल होते हैं जिसको कैलकुलेटर नहीं चाहिए, पेन पेपर भी नहीं चाहिए, उनको बोलो कि हाँ 50 × 360 ऐसा कोई भी डिजिट दो, वो वर्बली कर देंगे। हमारे बस की नहीं, मेरे बस की नहीं है, तो मेरा न्यूमेरिकल एबिलिटी तो 0 है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी जो न्यूमेरिकल वाली है सबकी है। मुझे दिया जाए, मैं कैलकुलेट करने बैठूंगी पेन पेपर पे तब होगा, लेकिन हो सकता है आपको दिया जाए आप तुरंत बोल दोगे, तो वो है न्यूमेरिकल एबिलिटी। फिर है स्पेशल, इसको स्पेशल बोलेंगे बट वो वाला स्पेशल नहीं है। स्पेशल रिलेशन मतलब जो पैटर्न को याद रखे, जिससे इसमें हम बोल रहे हैं आर्किटेक्ट, वो क्या करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, उनको एरिया दिया गया, अब वो पैटर्न को सोचते हैं कि हाँ इस तरीके से बिल्डिंग बनाएंगे बहुत अच्छा होगा, तो वो है स्पेशल रिलेशन। देन परपेचुअल स्पीड, मतलब जो परपेचुअल स्पीड का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें आपने पहले हो चुकी हैं, 2 साल पुरानी चीज़ें आपको अच्छे से याद हैं, 4 साल पुरानी चीज़ें आपको अच्छे से याद हैं। जैसे कभी किसी से झगड़ा हो गया तो आपको याद है कि 2 साल पहले तुमने मुझे ऐसे बोला था, तो वो होता है चीज़ को दिमाग में रखने की स्पीड, आप किस तरीके से उसको आप रख रहे हो, सिर्फ रख नहीं रहे, उसको टाइम पे यूज़ कर रहे हो। जैसे झगड़ा हुआ वैसे बोला कि हाँ 2 साल पहले तुमने ये बोला था, तो यहाँ पे क्या हुआ, उसको रिटेन करने के साथ साथ उसको हमने सही टाइम पे यूज़ भी किया। देन वर्ड फ्लुएंसी। वर्ड फ्लुएंसी का मतलब है जैसे हमारे जो सिंगर्स होते हैं या जो स्पीकर्स होते हैं, आजकल स्पीकर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो स्पीकर्स, या फिर हम सीधा अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो सीधा उनके सब कुछ उनको लर्न होता है, वो सीधा बोलते रहते हैं, कहीं किसी पेपर पे नहीं देखते। जो स्पीकर्स होते हैं वो किसी पेपर पे देख के बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, उनके वर्ड की पकड़ उनकी बहुत अच्छी है, वो सीधा सीधा चीज़ों को बोल रहे हैं, उनके दिमाग में जो सेंटेंस फॉर्म हो रहा है ना, वो उसका आसानी से, उनकी जो पकड़ है वो बहुत अच्छी है, वो आसानी से बोल पा रहे हैं। जो सिंगर्स हैं वो सिंगर्स बहुत सुर लय ताल के साथ गाने को बोलते हैं। चाहे अब कोई सिंगर आया किसी शो पे, एकदम से उसे बोलते हैं गाना गा दो, उसने पहले से प्रैक्टिस तो नहीं की थी, बट वो गाना गा रहे हैं और उसी तरीके से गा रहे हैं, अच्छा गा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो वर्ड फ्लुएंसी है वो बहुत अच्छी है, वो वर्ड को डिलीवर बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। देन मेमोरी, हमने 11th में ही पढ़ा था कि रिटेंशन पावर जो होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वो बहुत अच्छी नहीं होती, तो हमें बार बार रिटेन, मेमोरी का मतलब क्या है, एक पर्सन अगर उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, मेमोरी अच्छी कैसे होती है, उसको बार बार रिवाइज करके, क्योंकि रिटेंशन, किसी भी पर्सन की रिटेंशन बहुत लंबे टाइम तक नहीं हो सकती, वो तभी हो सकती है जब हम उसको बार बार बोलते रहें। हमें ABCD अभी तक याद है, बस फर्स्ट क्लास में इंग्लिश में कितने चैप्टर्स थे, हमें उनके नाम नहीं याद होंगे, उसमें से भी कुछ एक चीज़ें हमें याद होंगी, कोई कहानी, किसी हिंदी चैप्टर की कोई कहानी, इंग्लिश बुक की कोई कहानी, हो सकता है उसे हमने बार बार पढ़ा हो, रिटेन किया हो, तो मेमोरी मतलब उस चीज़ को रिवाइज करके रिटेन करना माइंड में, वो मेमोरी। देन इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है जो फैक्ट्स प्रेजेंट हैं, जो फैक्ट के बेसिस पे बातें करता है, जिससे आज के टाइम के सारे फैक्ट्स, वो सब चीज़ें अच्छे से पता है, वो हो गया हमारा इंडक्टिव रीजनिंग। अभी आज की क्लास के लिए हमने जो पढ़ा है उसको आप अच्छे से मेमोराइज कर लेना, एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम और चीज़ें पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड।